So our today's topic is Faraday laws। और इन लॉज में फर्स्ट लॉ जो है Faraday's first law of electrolysis। तो अकॉर्डिंग टू Faraday's first law of electrolysis क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी या वी कैन से चार्ज इज पास्ड, चार्ज हमने पास किया थ्रू द सॉल्यूशन। तो जो वेट डिपॉजिट होता है, वेट डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ड। जो भी इलेक्ट्रोड पे वेट डिपॉजिट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ड, और इट इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। Q जो है दैट इज द चार्ज, इसमें इन कूलम्स, चार्ज इन कूलम, और I जो है दैट इज करंट इन एम्पियर, और जो टाइम है T इज टाइम इन सेकेंड्स, यह करंट इन एम्पियर्स। तो W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और वी कैन से W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। अब ये जो Z है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन Faraday। तो इक्विवेलेंट वेट ओवर 96500। तो इस तरह से हम Z की वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब W जो है दैट इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। तो ये जो है दैट इज Faraday's फर्स्ट लॉ कि कितना करंट पास हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ, और उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। तो उससे आप वेट कितना डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे यू कैन फाइंड आउट। अब ये इक्विवेलेंट वेट आपको पता ही होगा, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लिया कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए और बनाया कॉपर सॉलिड। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इतने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए। तो इसका कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, तो एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम सॉलिड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/3। m है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का 27 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9। वैसे ही मैग्नीशियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा Mg सॉलिड। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/2 मतलब 24/2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 12। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। एट द सेम टाइम ये जो चार्ज है, मान लिया ये 1 मोल है, तो 1 मोल को अगर मुझे रिड्यूस करना है, मतलब कॉपर सॉलिड बनाना है, तो 2 मोल मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 मोल मतलब 2 फैरेडे,
2 फैरेडे 2 फैरेडे। अब 2 फैरेडे कितने होते हैं? व्हाट इज 1 फैरेडे बोलो। 1 फैरेडे को डिफाइन करो। तो याद रखना कि 1 फैरेडे जो है दैट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो अब बोल रहे हो 96500, वो तो ठीक है, वो तो राउंड फिगर में उसका वैल्यू है ना कूलम्स में, बट 1 फैरेडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं पे हाँ सेकंड नंबर में, हाँ सॉरी इट इज 3 फैरेडे, गलती से मैंने 2 लिख दिया। इट इज 3 फैरेडे। 2 फैरेडे 3 फैरेडे अगेन 2 फैरेडे। तो ये जो है दैट इज अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम क्या बोल सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट अगर लूँ मैं कॉपर, तो भी 1 फैरेडे होगा। किसी का भी एक इक्विवेलेंट मतलब 1 फैरेडे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू बोलो, देखो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मैं इसको वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट कर दूं तो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होगा, तो इनटू एन फैक्टर हो जाएगा ना ये। एन फैक्टर मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट है, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो याद रखना ये कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक मोल और इसका एन फैक्टर है 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हुए? 3 इक्विवेलेंट्स हुए ये। तो 3 इक्विवेलेंट्स के लिए 3 मोल, तो 1 इक्विवेलेंट के लिए 1 मोल। ओके, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको ये कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स से एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब मान लिया मेरे पास है MnO4 नेगेटिव, और ये शायद ये करवाया भी था इसकी बैलेंसिंग, और मुझे Mn2 प्लस बनाना है। तो व्हाट इज द एन फैक्टर? MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस बन रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बताना है आपको। यस बेटा, इसको बैलेंस कर सकते हो? बोलिए। और ये होता है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या करना है? पहले एटम बैलेंस करने हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीज एक ही है, और फिर ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, और डबल नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड। डबल H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड ऐड करने हैं। तो ये टोटल हो गया 7 पॉजिटिव और ये हो गया 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से आप क्या करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, और 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा? 5 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी 1 मोल के लिए। ओके, अब
अगर सेकेंड लॉ लिखूं मैं, फैराडे सेकेंड लॉ, तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है कि अगर मान लिया दो सेल्स हैं, या दो से ज़्यादा जितने भी हों, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर कोई भी सेल्स कनेक्टेड हों सीरीज में, तो याद रखना कि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड होगा दैट इज सेम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड मतलब I इंटू टी इज सेम, सेम चार्ज पास होगा, सेम करंट फॉर द सेम टाइम पास होगा उसमें से। तो ये बोलता है कि रेशियो जो होगी वेट्स डिपॉजिटेड, रेशियो ऑफ द वेट डिपॉजिटेड ऑन द टू सेल्स, टू इलेक्ट्रोड्स, तो वो हो जाएगी रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। इस तरह से देखो, W1 क्या होगा, फर्स्ट रो लगाओ, E1/96,500 इंटू I इंटू टी। W2 क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेकेंड इंटू 96,500 इंटू I इंटू टी। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। ओके, ये क्वेश्चन GSET 2014 में आया हुआ है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 प्लस। तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव और इससे बन क्या रहा है Cr3 प्लस। तो एक तो सिंपल वे आउट ये है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, इट इज़ +6 और यहाँ पे हो जाएगा ये +3। तो एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आया, 3 का। तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आ जाएगा, 6, क्योंकि Cr2O7 2 नेगेटिव में 2 क्रोमियम है, इसलिए डबल हो जाएगा। तो 6 इंटू 96,500। और अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते हो आप, तो आप क्या करोगे, पहले बैलेंस करोगे क्रोमियम, इधर 2 क्रोमियम थे 2 कर दिए, फिर आपने डबल H+ आयन इक्वल नंबर ऑफ H2O ऐड कर दिए टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, और डबल नंबर ऑफ H+ आयन टू द अपोजिट साइड। तो ये टोटल हो गया पॉजिटिव चार्ज 12 और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया 6। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ओवर हो गया। ये 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो 6 मोल मतलब 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो 6 इंटू 96,500 कूलम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी GSET 2014 में ही आया है कि चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ I2 टू I नेगेटिव। I2 से I नेगेटिव बनाना है, तो आयोडीन 2 हैं, इधर भी 2 कर दो, फिर दो नेगेटिव है इधर, इधर 0, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसका मतलब 1 मोल I2 के रिडक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 2 फैराडे मीन्स 2 इंटू 96,500 कूलम, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। नाउ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो मैंने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का आपको भेजा भी था वीडियो। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे या हैं जो कि नहीं देखा होगा क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास। एनी हाउ, उससे पहले हम वो कर लेते हैं कि
जैसे ये किया था ना हमने, मोलर कनेक्टिविटी वाला रिलेशन लिखा था कि मोलर कनेक्टिविटी इन एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू कनेक्टिविटी इन एस पर सेंटीमीटर into 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। तो ये बोलता है कि अगर मुझे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एस सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट that can be dissolved in specified amount of solvent। ये किसी का माइक ऑन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे मैक्सिमम होगी वैल्यू, है ना। तो जो मोलर कनेक्टिविटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होगा? बोलो। सॉल्युबिलिटी, बोलो व्हाट इज द रिलेशन? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना, तो सॉल्युबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, क्या करूंगा? बोलो। अपने क्वेश्चन किए भी थे कि तो याद रखना कि डेल्टा एम नॉट हम ले लेंगे, डेल्टा एम नॉट मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन एस पर सेंटीमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में निकाल लोगे, फिर उसको ग्राम पर लीटर में निकालना है तो वैसे निकाल लोगे, और अगर आपको निकालनी हो इक्विवेलेंट पर लीटर तो वो भी आ जाएगी। तो याद रखना कि सॉल्युबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्या करना है आपको? मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्ट इन एस पर सेंटीमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एस मोल पर लीटर। और कई बार क्या होता है, हम एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलते हैं, तो एस तो यहाँ से आ जाएगा, और फिर मान लिया सॉल्ट है NaCl, तो NaCl जो है वो क्या बनाता है? Na प्लस और Cl नेगेटिव, और मान लिया सॉल्युबिलिटी है S, तो ये भी S ये भी S, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, दैट इज S इंटू S, तो वो हो जाएगा S स्क्वेयर। वैसे ही अगर सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, ये क्या देगा? 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो सॉल्युबिलिटी तो S थी, तो उसके साथ ये 2S हो जाएगा, ये S, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा Na प्लस की पावर 2 SO4 2 नेगेटिव की पावर 1, तो मतलब 2S की पावर 2 इंटू S, मतलब इट इज 4S क्यूब। वैसे ही अगर मैं लिखूं Al2SO4 थ्राइस, बोलो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलो। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन? अगर सॉल्युबिलिटी S है तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al2SO4 थ्राइस?
नहीं, ओके देखो, एक 2Al3+ है और ये क्या होगा 3SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2s हो जाएगा और ये 3s, तो KsP जो है दैट इज एल्यूमिनियम 3+ कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और SO4 2 नेगेटिव की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2s रेज टू पावर 2 3s रेज टू पावर 3, कितना हो गया 108s रेज टू पावर 5, क्योंकि 2 to the 4 और ये 3 3 9 3 27, तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मैंने आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया है, मतलब टेस्ट में भी वैसा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन दिया है, मैं लिखता हूँ कि एट 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है एट 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये, एट 25 डिग्री सेल्सियस लेट अस से कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं AgCl का, इट इज 2.68 इंटू 10⁻⁻⁴ S पर सेंटीमीटर, चलो S पर मीटर ले लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl की कितनी 2.868 इंटू 10⁻⁻⁴, और वाटर की जो है जिसमें सोल्यूशन बनाया हमने, सॉल्वेंट वाटर है, विच विच द सोल्यूशन वाज मेड, वही वाटर लेना है जिससे सोल्यूशन बनाया है। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी क्वेश्चन आता है ऐसा, 0.86 10⁻⁻⁴ S पर मीटर। चलो ये दिए आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl का दिया है वैल्यू ये, और जो वाटर है उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है ये। अब अगर मोलर कंडक्टेंस जो है at infinite dilution of silver nitrate, HNO3 and HCl, they are respectively 133.0 into 10⁻⁻⁴, 421.0 into 10⁻⁻⁴, and 426.0 into 10⁻⁻⁴ S मीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास इक्वेशन दी है और आपको कैलकुलेट करना है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in grams per decimeter cube in water at the given temperature। क्वेश्चन से ही ये पूरा भर गया है स्लाइड। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात कि आपको जो सैचुरेटेड सोल्यूशन AgCl का उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है और वाटर का दिया है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो
इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgCl भी है और वाटर भी है। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोल रहे हैं हम, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ AgCl सॉल्ट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो कंडक्टिविटी ऑफ AgCl क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की कंडक्टिविटी उसमें से माइनस कर दो तो सॉल्ट की कंडक्टिविटी आ जाएगी। और सॉल्यूशन की है 2.68 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो वाटर है उसकी वैल्यू है 0.86 इंटू 10⁻⁴। तो इसमें से ये माइनस कर लो, 2.68 माइनस 0.86 इंटू 10⁻⁴। तो कंडक्टिविटी जो है AgCl की दैट इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁴ S पर मीटर। कंडक्टिविटी जो है AgCl की दैट इज 1.82 इंटू 10⁻⁴ S पर मीटर। ठीक है, तो आपके पास AgCl की कंडक्टिविटी आएगी फर्स्ट स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट से वी गेट द कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि डेल्टा लैम्डा एम नॉट, अब पहला था एस सेंटीमीटर स्क्वायर, अब है एस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट इन एस पर मीटर डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इन 2000। फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो कंडक्टिविटी तो आ गई आपके पास। अब लैम्डा एम नॉट निकालना है AgCl का। अब उसके लिए मुझे क्या दिया है? AgNO3, HNO3, HCl। तो इनको यूज करके वी शुड कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl। तो बोलो लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl। तो AgCl में पहले तो AgNO3 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो किससे आ जाएगा आपके पास? AgCl में Ag का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा AgNO3 से। फिर आपको किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए? Cl का। तो Cl का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा HCl से। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया? H और NO3। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HNO3 इसमें से माइनस कर दो। किया था अकॉर्डिंग टू क्लरॉश लॉ, याद है? कल ही किया था ये। तो इट इज अकॉर्डिंग टू क्लरॉश लॉ। तो AgNO3 का वैल्यू दिया है 133.0 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ तो कॉमन ही है, तो 133.0 प्लस HCl का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 426 और HNO3 का 421 इंटू 10⁻⁴। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से ये 5 रह गया और ये आ जाएगा 5 + 3, तो 138.0 इंटू 10⁻⁴ S मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये दो वैल्यू आ गई आपके पास, K ऑफ AgCl आ गया और लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl आ गया। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो लैम्डा एम नॉट है दैट इज इक्वल टू, बोलो,
कंडक्टिविटी इन S पर मीटर डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू 1000। तो अब हमें S यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। पहले मोल पर लीटर में निकाल लो, तो S इन मोल पर लीटर दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन S पर मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट इन S मीटर स्क्वायर पर मोल इनटू 1000। जस्ट ये ऊपर नीचे किया हमने, तो यहाँ से आपके पास S आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। कंडक्टिविटी आपने अभी फाइंड आउट करी थी, दैट इज 1.82 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, बोलो क्या था, 138 इंटू 10⁻⁴ दैट इज लैम्डा एम नॉट और इंटू 1000। तो यहाँ से 10⁻⁴ तो कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आई बोलो। इसको अगर मैं 182 कर दूं, ओके 138 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -5, क्योंकि -2 इधर से आया और ये -3, तो 1.3, ओके तो 1.31 इंटू 10⁻⁵ इतने आ गया आपके पास मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोल डेसीमीटर क्यूब। यस बेटा, ओके मोल पर डेसीमीटर क्यूब आया ना ये आंसर, ये वाला, पर हमें चाहिए ग्राम पर लीटर। सही है ये 131 1.31, क्योंकि 182 और 138 ही था ना, तो इट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर लीटर का मतलब होता है पर डेसीमीटर क्यूब, बट हमें चाहिए ग्राम। तो ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब AgCl की बात करें तो Ag का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 108 एटॉमिक मास ऑफ Ag, और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाता है 143.5। तो ये 143.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से 1.31 इंटू 143.5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आई, 985 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 1.88 लिख दो इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। अब ये आई सॉल्युबिलिटी। अगर कहीं इससे भी आगे पूछा होता कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, तो आप क्या करते, S इंटू S कर देते, क्योंकि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो S स्क्वायर कर देते तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और मैंने दोनों क्वेश्चन ही आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं। और एक ये उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हो और वाटर का दिया हो, तो दोनों का माइनस करके K किसका आ जाएगा, सॉल्ट का, और K सॉल्ट का आने के बाद आप मोलर कंडक्टिविटी चाहिए आपको, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उस सॉल्ट की, और उससे आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। और सॉल्युबिलिटी आने के बाद जिस यूनिट में दी हो, मोल पर लीटर दी होगी तो ऐसे आ जाएगी। अगर कहीं उसने बोला है कि ग्राम पर लीटर में करना है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उसने पूछा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आप उसको दोनों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को
मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब ही क्या है कि कंडक्टेंस मेजरमेंट होगी। इनमें क्या मेजर करेंगे आप? कंडक्टेंस। जो हमारा टॉपिक हम चला रहे थे अभी, वही कंडक्टेंस की मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। और उससे एंड पॉइंट निकालेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन का, या कोई भी और टाइट्रेशन हो सकती है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड किस पे करती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक, हाँ, आयंस पे, है ना, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, और दूसरा उनकी मोबिलिटी पे। आयंस के नंबर पे भी और उनकी मोबिलिटी पे भी। जैसे हमने पढ़ा था कि कैटायन में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होती है? बोलो, कैटायंस में सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन सा होता है? हाँ, H+, वेरी गुड। अब सबको एकदम इकट्ठा बोलना चाहिए था, ये तो बिल्कुल आसान सा फंडा था। चलो कोई बात नहीं, अब जिसने बोल दिया बोल दिया। अब देखो, कनेक्टोमीटर का ये सिंपल सा फंडा है कि कनेक्टिविटी मीटर लगा होता है, ठीक है ना। और कनेक्टिविटी मीटर के साथ हम जो टाइट्रेंट होता है, जो भी उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाते हैं, ml, है ना, 1 ml या 2 ml, 0.5 ml, ठीक है। यहाँ पे मान लिया ये NaOH है और उसमें HCl ऐड करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कनेक्टिविटी है वो अपना जो है वैल्यू दिखाएगी और हम नोट करते जाएंगे। फिर उसको प्लॉट कर देते हैं, कनेक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl एडिड। अब होता क्या है एक्चुअल में? स्टार्टिंग में आपके पास था NaOH। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगा। आपका वाइवा होगा मान लिया MSc के बाद या ड्यूरिंग MSc, और मान लिया इसके अब GPSC का एग्ज़ाम ही आपका, GPSC का इंटरव्यू है, उसमें भी ऐसे पूछ सकता है कि क्या होता है इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। तो सबसे पहले तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो Na+ और OH नेगेटिव आयन होंगे। और मैंने आपको बताया था कि एनायन में जो है कनेक्टिविटी OH नेगेटिव की बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन Na+, इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाई होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि Na+ और OH नेगेटिव आयन में हमने ये डालना शुरू कर दिया। क्या डालना शुरू कर दिया? HCl, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब ये करेगा क्या? जब ये रिएक्शन होगा तो Na+ तो एज सच ही आ जाएगा, और OH नेगेटिव आयन जो है वो वाटर से मिलके OH नेगेटिव जो है H+ से मिलके बना देगा H2O। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और साथ में Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हुआ, वाटर तो ऑलरेडी था ही उसमें, उसका जो भी कनेक्टिविटी होगी वो तो सेंस कर ही लेगा वो, बट इन एडिशन टू दैट रिप्लेसमेंट किसकी हुई? Na+ OH नेगेटिव जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय Na+ एंड Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल Na+ तो वही रहा, बट OH नेगेटिव आयन जो है वो Cl नेगेटिव आयन से रिप्लेस होता जा रहा है। Na+ आयन तो वैसा ही रहा, बट OH नेगेटिव आयन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव। और आपको मैंने बताया था कि एनायन में OH नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और
OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आता जाएगा, इसलिए कनेक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी। डिक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा जब सारा जितना भी NaOH था, Na प्लस OH नेगेटिव आयन, दैट इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे अब OH नेगेटिव आयन नहीं है वहाँ पे। अब जैसे आप HCl डालोगे तो अब तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब H प्लस और Cl नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा आते जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा आने की वजह से कनेक्टिविटी फिर बढ़ेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे जो है वो क्या आ गई, एंड पॉइंट आ गया। इस तरह से ये अपना हो जाता है एंड पॉइंट। तो ये किसके लिए हुआ ग्राफ, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ग्राफ पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ कैसा होगा, 3-4 ग्राफ दिए हों तो याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है। अब ये अगर मेरे पास है एक NaOH और एक एसिटिक एसिड, अब देखो NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस था और उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि हम जो ब्यूरेट में ले रहे हैं वो है NaOH, और जो कनेक्टिविटी मीटर में पहले से प्रेजेंट है वो क्या है, एसिटिक एसिड। तो आपको पता है एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, हाँ इट इज़ अ वीक एसिड। तो वीक एसिड होने की वजह से उसके आयंस जो हैं वो कम होंगे, आयंस कम होंगे तो कनेक्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी पहले क्या होती है एसिटिक एसिड की, बिल्कुल कम। अब जैसे आप एसिटिक एसिड जो है जिसके ये H प्लस और थोड़े बहुत तो H प्लस होंगे ना उसमें, तो H प्लस थोड़े बहुत होंगे, तो जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे उसमें तो जितने भी H प्लस होंगे थोड़े बहुत वो OH नेगेटिव से एकदम जुड़ जाएंगे और हमें मिल जाएगा सोडियम एसीटेट, मतलब सोडियम आयन और एसीटेट आयन मिल जाएगा। मतलब H प्लस आयन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे Na प्लस से इनिशियली, इसलिए थोड़ा सा डिक्रीज होगा। देखो ये नीचे आया थोड़ा सा। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, जो बाकी बचे हुए एसिटिक एसिड है, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, वो भी फिर OH नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो ये क्या कर देगा, इसको आयोनाइज कर देगा, एसीटेट आयन बना देगा और Na प्लस आयन बना देगा और वाटर बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड था वो आयोनाइज होना शुरू हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से कैसा इलेक्ट्रोलाइट बनना शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बट इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जितना भी अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड है वो पूरा खत्म हो गया। अब पूरा खत्म हो गया तो इसका मतलब अब ये क्या आ गया, ये तो एंड पॉइंट आ गया। अब इसमें अगर मैं डालूंगा NaOH एक्स्ट्रा, तो अब तो ये ना तो आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड है ना ही अनआयोनाइज्ड है, तो जो भी NaOH डालेगा वो Na प्लस और OH नेगेटिव आयन जो है एक्स्ट्रा आयन आते जाएंगे, और OH नेगेटिव की कनेक्टिविटी भी हाई होती है इसलिए शूट करेगा एकदम। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ किसका है ये, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ कैसा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड।
बिल्कुल थोड़ा सा डिक्रीज, कई बार ऐसा स्ट्रेट भी बना दिया होता है। ये तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि ये थोड़ा सा नीचे आता है, वो मैंने बताया क्यों, है ना। बट कई बार ऐसे सीधा बनाया होता है इस तरह से, तो समझ जाना कि ये वीक है और ये स्ट्रांग है। ये वीक, ये स्ट्रांग। स्ट्रांग कौन सा होगा? जो जहाँ पे होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ना कि वो ऐसे बनाता, देखो यहाँ कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl, और ऐसा ग्राफ होता। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड या बेस? और वीक कौन सा है? इसमें क्या वीक है, एसिड या बेस? हाँ, तो ये वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ है, ठीक है। तो जैसे मान लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस होता है, और उसको HCl से टाइट्रेट कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस HCl, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, ये आई गया ना, अमोनिया वर्सेस HCl, और अमोनिया का वॉल्यूम डाल रहे हैं। देखो अब ट्विस्ट आ गया। देखो अमोनिया क्या है, वीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते थे, पर एनी हाउ अमोनिया है। अमोनिया का वॉल्यूम हम डाल रहे हैं, पहले HCl है, तो HCl तो आपको पता है कि H+ और Cl नेगेटिव आयन होंगे, तो ऑब्वियसली H+ की वजह से कनेक्टिविटी क्या होगी, हाई। अब जैसे उसमें अमोनिया ऐड करोगे तो H+ जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाई NH4+, H+ रिप्लेस्ड बाई NH4+। इस वजह से कंडक्टिविटी क्या करेगी, एकदम डिक्रीज, क्योंकि H+ की कंडक्टिविटी मैक्सिमम और NH4+ की कंडक्टिविटी वेरी लो, तो कम होता जाएगा, H+ कम होते जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा कि ख़त्म हो गए, क्या ख़त्म हो गए, H+, मतलब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब हम अमोनिया डालेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बताया कि अमोनिया जो है वो वाटर में ऐड होगा, तो बना देगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। तो वीक बेस का क्या होगा, बिल्कुल कम कनेक्टिविटी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट अमोनिया ही ऐड किया बट एसिटिक एसिड, अब दोनों ही वीक है। अब दोनों वीक होंगे तो आपको कई बार एंड पॉइंट भी पता नहीं चलता इसका। इसमें भी वही थोड़ा सा पहले डिक्रीज, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर ऐसे। अब कैसे होता है ऐसा कि एसिटिक एसिड था स्टार्टिंग में आपके पास, अब एसिटिक एसिड में आपको पता है वीक एसिड होने की वजह से थोड़े बहुत उसमें एसीटेट आयन और H+ आयन होंगे। अब जैसे ही आप अमोनिया डालते हो तो जो थोड़े बहुत आयोनाइज्ड एसीटेट आयन होंगे और H+ आयन होंगे, उसमें से H+ आयन जो है वो बना देंगे अमोनियम आयन। तो इस तरह से H+ अमोनियम से रिप्लेस होने की वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब इसके बाद अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड में जैसे अमोनिया ऐड होगा तो वो उसको क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा और बना देगा सॉल्ट, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक था, ये तो अनआयोनाइज था, ये आयोनाइज हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ी। और जैसे ही थोड़ी बहुत बढ़ी, एक टाइम आएगा एसिटिक एसिड जो है वो पूरा ख़त्म। अब हम अमोनिया डालेंगे तो कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो इस तरह के ये जो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का ग्राफ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, इसके साथ ही ये भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में है तो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है पूछ ले, मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl,
प्रैक्टिकल में करते हैं हम, वर्सेस NaOH। मान लिया इसका ही ग्राफ पूछ ले कि कैसा ग्राफ होगा, दिखाओ। तो देखो, जब एसिटिक एसिड और HCl है और उसमें NaOH डाल रहे हैं, तो पहली तो बात कि HCl जब होगा तो एसिटिक एसिड का तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। जब तक HCl है तब तक एसिटिक एसिड की कोई जो है औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो हम बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत एसीटेट आयन और H+ आयन बनाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम और शिफ्ट होगा बैकवर्ड। तो एसिटिक एसिड जो है ना, दैट इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड, उसकी आयोनाइजेशन होएगी नहीं। और जब तक HCl प्रेजेंट है तब तक एसिटिक एसिड तो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट एसिड एक्ट करेगा। तो इसलिए जैसे आप NaOH डालोगे तो सबसे पहले जो एक्ट करेगा दैट इज द HCl। तो आपको पता है HCl जो है उसकी तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से HCl सबसे ऊपर होगा। यहाँ कनेक्टिविटी और यहाँ पे हमने NaOH डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, HCl की कनेक्टिविटी मैक्सिमम है। अब HCl को मैं डाल दिया NaOH जो अभी किया था हमने। तो जैसे आप NaOH डालोगे तो H+ आयन जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय Na+ आयंस, और जो H+ है वो OH नेगेटिव से मिलके वाटर बना देंगे। तो इस तरह से H+ की जगह Na+ आएंगे और क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी कम। तो कनेक्टिविटी कम हो गई। उसके बाद एक टाइम आएगा जब पूरा HCl खत्म। अब जैसे ही HCl खत्म हुआ तो किसका नंबर आएगा, अब एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड होगा अनआयोनाइज्ड। अब अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड में NaOH डाला तो ये बना देगा एसीटेट आयन और Na+ आयन और साथ में वाटर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या बनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले कोई बहुत कम आयन थे और अब आयन बनना शुरू हो गए। आयन, तो आयन बनने से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एक टाइम तक बिल्कुल थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अब एक टाइम आया, यहाँ कौन सा टाइम आया था, जब HCl पूरा ख़त्म। मतलब ये टाइट्रेशन है HCl वर्सेस NaOH, ये टाइट्रेशन है एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH। अब ये टाइम आया कि ये पूरा एसिटिक एसिड भी ख़त्म। अब आ जाओ आगे, ये जो है NaOH, ये है NaOH, क्योंकि अब HCl भी ख़त्म, एसिटिक एसिड भी ख़त्म, तो ये आ गया NaOH। डन। तो ये इन टोटलिटी कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का ग्राफ है, मिक्सचर ऑफ एसिड वर्सेस NaOH। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर क्वेश्चन आपको बनाना हो तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पे बन सकता है। मैंने ये सारे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, पर मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे कितने ईमानदार हैं, मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने कितना किया होगा। कोई बात नहीं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस फिर भी डिटेलिंग करनी हो, डिटेल में जानना होगा तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। ओके, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करते हैं। जैसे मुझे सिल्वर नाइट्रेट लिया मैंने, तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें कौन से आयन होंगे, Ag+ एंड NO3 नेगेटिव। अब इसमें मैंने टाइट्रेशन करी KCl के साथ।
के पॉजिटिव Cl नेगेटिव डालता हूँ तो Ag प्लस और Cl नेगेटिव तो बना देंगे AgCl और साथ में बन जाएगा K प्लस और NO3 नेगेटिव। तो इसका मतलब AgNO3 में पहले Ag प्लस और NO3 नेगेटिव थे, अब क्या हुआ AgCl बना और K प्लस और NO3 नेगेटिव बन गए। अब पोटेशियम आयन की जो मोबिलिटी है, पहले Ag प्लस थे उसकी जगह K प्लस हो गए, NO3 नेगेटिव तो वही है। तो जो पोटेशियम आयन की मोबिलिटी है दैट इज नियरली सेम एज दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ द Ag प्लस आयंस। तो इस तरह से कंडक्टिविटी जो है मोर और लेस क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम। मतलब कि अगर मुझे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की ये कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है और मैं उसको टाइट्रेट करता हूँ AgNO3 को विद वॉल्यूम ऑफ KCl, तो पहले तो कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। कहाँ तक, जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। जैसे न्यूट्रलाइजेशन हुई फिर एक्स्ट्रा KCl आएंगे तो ये शूट करेगा। तो ये इसका एंड पॉइंट आएगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। क्योंकि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या हुआ, पहले सोल्यूशन में क्या थे Ag प्लस और NO3 नेगेटिव, और जैसे से टाइट्रेशन होती जाएगी Ag प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय K प्लस। आयन बराबर है, सिर्फ Ag प्लस K प्लस से रिप्लेस हो रहा है, NO3 नेगेटिव सेम है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी जो है दैट इज ऑलमोस्ट सेम अप टू द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और मतलब अप टू द प्रेसिपिटेशन। और जब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो फिर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी आफ्टर द एंड पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बोलो, द फॉलोइंग प्लॉट वॉज ऑब्टेन्ड इन अ कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ। अच्छा, आंसर दिया ही है आपको तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। बोलो, ये समझ तो आया ना ग्राफ। पहले क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी डिक्रीज, इसका मतलब जो नीचे तो वॉल्यूम ऑफ बेस है, जब ये न्यूट्रलाइजेशन के बाद बेस ऐड कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो बेस कैसा हुआ, बेस हुआ वीक और एसिड होगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि एसिड जो है उसमें जैसे बेस डालते हैं हम तो वो एकदम डिक्रीज करता है कनेक्टिविटी। इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, और जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे आके न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो उसके बाद बेस ऐड करने से ज़्यादा कोई कनेक्टिविटी में चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये वीक बेस है और एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये आ जाएगा। और GSET 2018 का ही क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड है कि कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, और मिलेगा तो आई होप कि आप कर पाओगे। नाउ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या मेजर करते होंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कंडक्टेंस मेजर करते थे, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या मेजर करते होंगे, पोटेंशियल मेजर करते हैं, है ना। पोटेंशियल मेजर करते हैं इन, मतलब ई सेल मेजर करते हैं, ये बोल सकते हैं ना, ई इलेक्ट्रोड या ई सेल वी आर मेजरिंग इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में मैंने EMF निकाला, तो बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो वैल्यू है EMF ऑफ द सेल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, डिक्रीज होगी। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, कैटायन की या एनायन की, कि दोनों,
और कौन सा ईएमएफ? नहीं, ओके, कैटायन की। चलो तो मैं कैटायन का रिएक्शन लिखता हूं। ये हो गया कैटायन का रिएक्शन। इसकी नॉन इक्वेशन लिखो और फिर मुझे बताओ कि ईएमएफ ऑफ द सेल इसकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अच्छा देखो, ई सेल, ई इलेक्ट्रोड सॉरी, इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड। प्रोडक्ट के लिए तो सॉलिड है इसलिए 1 ही रहेगा, ये आएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इलेक्ट्रोड मतलब एम एन पॉजिटिव एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम प्लस कर दूँ इसको मैं 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ एम एन पॉजिटिव। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? एम एन पॉजिटिव को ऊपर ले गया तो -1 हो जाएगा, तो -1 को मैं इधर ले आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ओके, तो आई थिंक कि जो मैसेज मैंने पहुंचाना था आपको वहां पहुंच गया होगा। चलो, तो अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की मैं कोई क्योंकि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन अलग अलग होती हैं, वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी हो सकती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो उसका भी तो ईएमएफ निकाल सकते हैं ना हम, और रेडॉक्स है तो भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, सबके लिए वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल। और पोटेंशियल जो है अभी हमने स्टडी किया कि पोटेंशियल जो है ऑफ एन इलेक्ट्रोड दैट डिपेंड्स ऑन concentration of the ions। और कौन से आयन? टू विच इट इज रिवर्सिबल। क्योंकि वही आयन तो जैसे Mn पॉजिटिव था तो M के लिए हमने Mn पॉजिटिव को कंसिडर किया ना, इन अकॉर्डेंस विद नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होगा, और उसी को हम मेजर करते हैं विद द एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट। तो उसको फिर प्लॉट कर देते हैं हम। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लेते हैं। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ले ली। लेट अस से कि हमने HCl लिया और उसको NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट किया, जो हम करते भी हैं नॉर्मली। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर HCl NaOH टाइट्रेशन है तो हमें कौन सा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल जो है किस पे डिपेंड करता हो? H+ आयन।
पोटेंशियल डिपेंड करता हो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जैसे ही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले जो ध्यान में आता है दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बट आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जनरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो यूज़ करते नहीं। तो और कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ये क्यून हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो देखा था ना क्यून हाइड्रोजन, वो एक ब्लैक सा पाउडर सा मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड क्यून हाइड्रोन। या फिर हम जो मेनली यूज करते हैं दैट इज ग्लास इलेक्ट्रोड। और ग्लास इलेक्ट्रोड का मैंने आपको बताया था वो जो नीचे बल्ब सा लगा होता है दैट इज सेंसिटिव टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोड जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसको किस में प्लेस कर देते हैं? HCl सोल्यूशन में। उसको हमने HCl सोल्यूशन में रख दिया और जैसे ही HCl सोल्यूशन में रखोगे तो वो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सेटअप कर लेगा H प्लस के साथ, ठीक है। और इसको फिर किससे कनेक्ट कर देते हैं? इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हमें पता हो, है ना। रेफरेंस बोल सकते हैं या इसको हम और क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, है ना। तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, या सम टाइम भी यूज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इन दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर लेते हैं। और इस तरह से एक हो गया आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी पोटेंशियल जो है H प्लस पे डिपेंड करती है, और दूसरा ले लिया हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो एक कैथोड एक एनोड, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल। तो इस तरह से एक गैल्वेनिक सेल हमारा रेडी हो गया। और फिर हम वो सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। तो अब H प्लस आयन और इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया। चलो एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले तो कैसा सेटअप हो जाएगा? ये प्लेटिनम H2 एट 1 एटमॉस्फेयर और H प्लस आयन, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी HCl की जो हमें फाइंड आउट करनी होगी वो अननोन है। तो ये हो गया एक। और दूसरी तरफ हमने ले लिया चलो कैलोमल इलेक्ट्रोड। बोलो कैलोमल का फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज कैलोमल? बिल्कुल सही, Hg2Cl2। और उसमें क्या होता है? KCl की अलग अलग अमाउंट होती है, 1 नॉर्मल या 0.1 नॉर्मल या सैचुरेटेड। तो जनरली हम क्या लेते हैं? KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन। और यहाँ पे Hg2Cl2 और Hg। तो ये हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमारा ये सेटअप हो गया। अब EMF ऑफ द सेल, यहाँ पे अगर ग्लास इलेक्ट्रोड है तो ग्लास इलेक्ट्रोड लिख दो, और H प्लस तो वो ही रहेंगे। तो द EMF इस सेल का फिर हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमेट्रिकली। मैं आपको बिल्कुल आराम से डिटेल में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों
चीज़ों में काम आएगा आपको, प्रैक्टिकल्स में भी, आपके वाइवा में भी, आपके मान लिया कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे भी, और अभी GSET और CSIR नेट एग्ज़ाम में तो है ही। तो EMF ऑफ द सेल जो है वो मेजर किया हमने पोटेंशियोमेट्रिकली, तो कैसे मिलेगा वो? EMF ऑफ द सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, E कैथोड माइनस E एनोड। तो राइट कौन सा है? कैलोमेल, E ऑफ कैलोमेल माइनस E ऑफ, या तो ये हाइड्रोजन लिख दो, या आपका अगर ग्लास इलेक्ट्रोड है तो ग्लास लिख दो। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। अब कैलोमल की, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड, इट इज 0.2422। अब ये हाइड्रोजन या जो भी ग्लास इलेक्ट्रोड होगा उसका क्या आएगा? आपको होता है H प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव हाफ H2। तो E ऑफ H प्लस H2 प्लेटिनम इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H प्लस H2 प्लेटिनम माइनस 0.0591 अपॉन N है 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस आयन, क्योंकि यहाँ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आएगा पावर हाफ, बट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू तो 0 होती है स्टैंडर्ड की। तो E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दैट कम्स आउट टू बी, इसको ऊपर ले जाओगे तो H प्लस की पावर -1, माइनस माइनस प्लस, तो 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो ये माइनस में लिख दोगे 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो ये इस तरह से हमारा, सॉरी हाँ सही है, माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ेंगे वैसे वैसे EMF ऑफ द सेल क्या होगा? डिक्रीज। बट अगर मैं इसको pH की फॉर्म में लिखूं तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा? 0.2422 प्लस 0.0591 और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन मतलब pH। इसका मतलब अगर मैं बेस ऐड करता हूँ, मतलब pH को बढ़ाता हूँ, तो जो EMF ऑफ द सेल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे NaOH डालता जाऊंगा वैसे वैसे जो pH है वो बढ़ेगी। अगर pH बढ़ेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया सोल्यूशन में HCl, और उसके अंदर मैं क्या डालता जा रहा हूँ विरुद्ध से NaOH, तो NaOH डालने से pH बढ़ेगी, बेस डाल रहा हूँ ना, तो pH क्या करेगी? इंक्रीज। pH इंक्रीज करेगी तो EMF ऑफ द सेल भी इंक्रीज करेगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं EMF ऑफ द सेल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, EMF ऑफ द सेल और फिर वॉल्यूम ऑफ द NaOH, तो जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे क्या होगा? अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है आपको, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, अगर मुझे हमने 100 ml लिया 0.1 मोलर HCl, तो उसके सामने जो टाइट्रेशन करनी है ना, जो NaOH लेना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? बोलो, वो भी 0.1 मोलर ही लूँ या कुछ अलग लूँ? कितना अलग? यस, कितना अलग? तो याद रखना
कि जो टाइट्रेंट है, ये क्या है, टाइट्रेंट है ना, जो हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, जो टाइट्रेंट है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इट इज यूजुअली 5 to 10 टाइम्स हायर। ये भी नोट कर लो कि जो टाइट्रेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 5 to 10 टाइम्स हायर, ठीक है, देन दैट ऑफ द सोल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, ताकि जो वॉल्यूम चेंज है इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 मोलर लेना पड़ेगा NaOH। मैंने HCl लिया था 0.1 और उसका 10 टाइम्स जो है 1 मोलर मैंने NaOH लिया, तब मुझे वो वैल्यू एक्चुअल में मिलेंगी। तो जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड करेगी H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज, मतलब H+ डिक्रीज, तो pH इंक्रीज करेगी। अगर pH इंक्रीज करेगी तो जो EMF ऑफ द सेल है वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो EMF ऑफ द सेल जो है इंक्रीज करेगा कितने टाइम्स, देख लो इधर। अगर मैं इसको मैं वापस लिखता हूं, E इक्वल टू क्या था, 0.2422 प्लस 0.0591 इंटू pH, ये था। तो अगर मैं pH जो है वो 10 फोल्ड इंक्रीज करता हूं, देख लो ध्यान से, 10 फोल्ड जो है वो pH जो है ना डिक्रीज करता हूं अगर, तो जो वैल्यू है इसकी EMF की वो कितनी डिक्रीज होगी, pH जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, देखो H+ आयन, अच्छा pH इंक्रीज कर रहा हूं, सॉरी, pH मैं इंक्रीज करता हूं 10 फोल्ड, क्योंकि NaOH डाल रहा हूं ना। अगर मैं 10 फोल्ड इंक्रीज करता हूं तो जो इंक्रीज होगा EMF ऑफ द सेल में वो कितना होगा, बोलो, ये तो फिक्स था ही। अगर मैं 10 फोल्ड इंक्रीज करता हूं तो कितना इंक्रीज होगा, बोलो, 0.0591, मतलब सॉरी pH में नहीं, H+ आयन में इंक्रीज करता हूं 10 फोल्ड, है ना। अगर H+ आयन में मैं 10 फोल्ड इंक्रीज करता हूं, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज करता हूं H+, तो आपको होता है कि pH क्या होती है ना, pH मतलब 10 फोल्ड इंक्रीज करता हूं तो ये कितने हो जाएगी, -H log 10, H मतलब 10 1 से बढ़ जाएगा ना, तो ये 1 आएगा तो ये 0.0591 से बढ़ेगा अगर मैं H+ आयन 10 टाइम्स इंक्रीज करता हूं। और कितने टाइम इंक्रीज होगा, 1 यूनिट pH इंक्रीज होगी, 1 यूनिट pH में इंक्रीज होगा। H+ आयन में 10 फोल्ड डिक्रीज, और इस तरह से माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 1/10, तो ये हो जाएगा 1, log 10 होगा ना 1, तो pH में इंक्रीज होगा 1 और H+ में 10 फोल्ड डिक्रीज किया मैंने, तो 1 यूनिट pH इंक्रीज होगी, pH इंक्रीज बाई 1 यूनिट, और H+ आयन 10 फोल्ड डिक्रीज। इस तरह से अगर मैं कैलकुलेशन करूं और वॉल्यूम चेंज ना देखूं, तो अगर मैं नाइन ml डालता हूं, मान लिया फर्स्ट 9 ml सोल्यूशन में डाले NaOH, तो
जो pH में चेंज आया वो कितना आया था, 0.0591, 0.0591। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं ऐड करता हूं 0.9 ml, तो वो भी इतना ही चेंज करेगा। और फिर नेक्स्ट 0.09 ml NaOH ऐड करूं तो भी सेम एंड सो ऑन, मतलब कि इतना इतना डिक्रीज करना है। देखो पहले 9 ml, 0.9 ml, 0.09 ml, इतना इतना ऐड करने से सेम चेंज आ रहा है। देखो मतलब स्टार्टिंग में जो इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में जो इंक्रीज होगा ईएमएफ में वो कम होगा और बाद में इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल जो है स्लोली इंक्रीज होगी पहले, बट रैपिडली इंक्रीज होगी जब एंड पॉइंट अप्रोच करेगा। और एंड पॉइंट के बाद NaOH जो ऐड करेंगे दैट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल चेंज। ठीक है, क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज ही नहीं आएगा ना एक्स्ट्रा NaOH डालने से, एंड देयरफॉर देयर इज अ लिटिल चेंज इन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ ऐसा आता है। पहले बिल्कुल कम चेंज आएगा जैसे से NaOH डालोगे आप, फिर एकदम शूट करेगा ये एंड पॉइंट पे, और फिर ऐसा। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इसका ऑलमोस्ट, दैट इज द एंड पॉइंट। ये जो वॉल्यूम होगा NaOH का दैट इज द एंड पॉइंट। बट इससे जो है ना ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका जो है डिफरेंशियल ले लेते हैं, चेंज इन ईएमएफ ऑफ द सेल विद चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ग्राफ ऐसा आता है। जनरली ऐसा नहीं आता है, बिल्कुल शार्प तो नहीं आएगा, मतलब ये तो बिल्कुल ही शार्प बताया ना। जनरली कैसा होता है, जैसे आप वॉल्यूम ऑफ NaOH डाला तो ऐसा करके ग्राफ आता है। तो ये हम ऐसे मिडवे ले लेते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ द NaOH है। फिर हम क्या करते हैं, इसको चेंज इन ईएमएफ ऑफ द सेल विद चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ग्राफ जो है हमारा ऐसे आता है। बिल्कुल शार्प नहीं होता, बट एनी हाउ हम ऐसे ले लेते हैं कि मिडवे में, तो ये अपना एंड पॉइंट आ जाता है। अब इसको फर्दर अगर हम देखें, ये मैक्सिमा है, तो वॉल्यूम जो है जब इसका फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, d² E/dV², तो ग्राफ जो है कैसा आता है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, और ये ऐसा ग्राफ आ जाता है ऑलमोस्ट d² E/dV²। डेल्टा ही लिखते हैं हम, डेल्टा ई इस तरह से। तो ग्राफ जो है ये ऐसा ग्राफ आता है। तो ये तीनों ग्राफ आपको ना याद होने चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH, देखो पहला ग्राफ है सिंपली थोड़ा इंक्रीज, मतलब फर्स्ट स्लोली इट इंक्रीजेज एंड देन देयर इज अ शार्प इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज एंड देन ऑलमोस्ट डन। तो ये हो गया पहला E वर्सेस NaOH।
दूसरा डी ई अपॉन डी बी वर्सेज डेल्टा ई बाई डेल्टा बी भी लिख सकते हैं, वर्सेज वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। और फिर डी स्क्वायर ई अपॉन डी बी स्क्वायर, तो इस तरह से ग्राफ आएगा जो मैंने यहाँ बनाया ना। ये 3 ग्राफ आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए याद करने हैं। तो इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है GSET दिसंबर 2021 में। फॉर पोटेंशियोमेट्रिक एसिड बेस टाइट्रेशन द नेचर ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर बाई डेल्टा बी स्क्वायर वर्सेज वॉल्यूम ऑफ बेस, कौन सा ग्राफ होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है और ये ऐसे। ये किसका है? ये डेल्टा ई बाई डेल्टा बी वर्सेज वॉल्यूम ऑफ बेस। ये जो है दैट इज ई वर्सेज वॉल्यूम ऑफ बेस। और ये जो ग्राफ है दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन का ना, मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, उसका ग्राफ आएगा ऐसा। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मैंने आज आपको करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी करते हैं, इतना आप लोग करके रखना। ओके।